हेलो एवरीवन। हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जो है हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और ये जो है एक तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बात समझ में आ रही है? हमारा वीडियो जो है आपका 3 पार्ट में है। आप जो है सारा पार्ट जरूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, ताकि आपका जो है अच्छे से रिवीजन हो सके और कॉन्सेप्ट आपका जो है क्लियर हो जाए। बात समझ में आ रही है ना? ईयरफोन का प्रयोग कर लीजिएगा अगर ऑडियो का इशू होता है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में हार्ट वाला इमोजी सेंड कर दीजिएगा, या नहीं तो थैंक यू लिख दीजिएगा। हम समझ जाएंगे कि वीडियो आपके लिए जो है काम का चीज़ है। ठीक है, तो आगे वीडियो आते रहेगा। चलिए यहाँ से हम लोग जो है देखते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो एमसीक्यू होता है। ठीक है, एमसीक्यू 10 में से 7 बनाना है। हम जो है 10 का 10 डिस्कस कर देंगे, ताकि आपको जो है कुछ भी पूछे कुछ भी रिपीट करे तो बन जाए। तो पहला सवाल क्या कहता है, द मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन ओवर ए कैचमेंट इज 1100 mm। प्रेसिपिटेशन पी जो है कितना दिया हुआ है, 1100 mm दिया हुआ है। मीन एनुअल रन ऑफ जो है 450 दिया हुआ है। मीन एनुअल रन ऑफ कितना दिया हुआ है सर, 450 mm दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? आपसे पूछ रहा है एनुअल वाटर लॉस क्या होगा ड्यू टू इवापोरेशन एंड अदर ऑब्स्ट्रक्शंस। हमारा जो है किसी एरिया में 1100 mm जो है बारिश होता है, किसी एरिया में 1100 mm बारिश होता है पूरे साल में। और उसी एरिया में जो है 450 mm का जो है क्या देखने को मिलता है, हमको रन ऑफ देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल लॉस क्या होगा। बात समझ में आ रही है? इवापोरेशन की वजह से। तो देखिए आपको बताते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? प्रेसिपिटेशन पी बराबर फॉर्मूला होता है प्रेसिपिटेशन बराबर रन ऑफ प्लस लॉसेस। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, लॉस पूछ रहा है। लॉस बराबर क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन माइनस रन ऑफ। क्वेश्चन में प्रेसिपिटेशन हमको 1100 दिया हुआ है, इसमें से रन ऑफ 450 घटा देंगे, हमको कितना मिल जाएगा सर, हमको मिल जाएगा 650। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 650 mm हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 650 mm हमारा जो है पूरे साल में लॉस होने वाला है। बात समझ गए ना? चलिए क्वेश्चन देखते जाइए, एक एक करके अच्छे से समझते जाइए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए ना? कौन सा क्वेश्चन कब कहाँ रिपीट कर जाए, कहना मुश्किल होता है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है द पैन कोएफिशिएंट ऑफ ए क्लास ए इवापोरेशन पैन इज 0.7। द मेजर्ड पैन इवापोरेशन इज 100। एस्टिमेटेड लेक इवापोरेशन क्या होगा, लेक इवापोरेशन क्या होगा वो आपको निकालना है। तो देखो लेक इवापोरेशन बराबर फॉर्मूला होता है, लेक इवापोरेशन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, पैन कोएफिशिएंट इनटू पैन इवापोरेशन। ये क्या होता है, पैन कोएफिशिएंट इनटू पैन इवापोरेशन। यही हमारा फॉर्मूला होता है, पैन कोएफिशिएंट इनटू पैन इवापोरेशन। पैन कोएफिशिएंट हमारा कितना है, पैन कोएफिशिएंट हमारा 0.7 है, गुना पैन इवापोरेशन हमारा कितना है, 100 है। बात समझ में आ रही है? 0.7 गुना 100 कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 70 mm इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो एकदम सिंपल सिंपल एक एक लाइन में बनने वाला न्यूमेरिकल्स है, ये सब फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 70 mm हो जाएगा। तो इस दोनों क्वेश्चन में हम लोग क्या देखें, एकदम सिंपल सा न्यूमेरिकल जो है हमसे एक एक लाइन वाला न्यूमेरिकल पूछा है। बात समझ में आ रही है? एक एक लाइन वाला न्यूमेरिकल आपसे पूछा है। अगर आपको ये सब समझ में आ गया होगा तो आप एक बार वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो है उन लोगों तक भी वीडियो पहुंच जाए जो इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं। समझ गया ना? चलिए यहाँ से हम लोग जो है अगला सवाल देख लेंगे। अगला सवाल यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द SCSCN मेथड प्राइमरली एस्टिमेट्स। ये जो है एक मेथड है जिससे कि हम लोग क्या निकालते हैं, रन ऑफ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, रन ऑफ क्या होता है सर, जब बारिश होता है तो बारिश का कुछ पानी जो हमारा रोड पे चलने लगता है ना, बारिश का वो पानी जो हमारा रोड पे चलता है उसको हम लोग रन ऑफ करते हैं। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा आंसर, टोटल रन ऑफ वॉल्यूम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। SCS मेथड हमारा क्या निकालता है सर, रन ऑफ वॉल्यूम पता करता है।
अगला सवाल क्या कहता है, फॉर ए फुल्ली पेनिट्रेटिंग वेल इन ए कन्फाइंड एक्वाफायर द स्टेडी स्टेट डिस्चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, आपको देखिए इसका ना डिराइवेशन भी पूछा है, इस साल का क्वेश्चन पेपर में इसका डिराइवेशन भी पूछा है, तो डिराइवेशन भी बताया। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ना कि हमारा जो है स्टेडी स्टेट डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है। कन्फाइंड एक्वाफायर में स्टेडी स्टेट डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है, डिस्चार्ज को क्यू से दिखाते हैं, क्यू बराबर क्या होता है, 2 पाई कैपिटल टी H2 माइनस H1 बाय ln R2 बाय R1, यही हमारा फॉर्मूला होता है। बात समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ पे हमारा T जो है, T क्या बताता है, T हमारा जो है ट्रांसमिसिविटी बताता है। और ये जो H2 माइनस H1 है, ये हमारा क्या बताता है, ये हमारा जो है ड्रॉ डाउन बताता है या फिर हाइड्रोलिक हेड बताता है। ये हमारा क्या बताता है, ड्रॉ डाउन या फिर हाइड्रोलिक हेड बताता है। तो क्वेश्चन के अनुसार आपको ये कह रहा है कि हमारा जो है स्टेडी स्टेट में डिस्चार्ज किसके प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये रहा डिस्चार्ज, क्यू, क्यू के प्रोपोर्शनल क्या है, टी, और H2 माइनस H1 प्रोपोर्शनल है, यानी क्यू के प्रोपोर्शनल में क्या है, ट्रांसमिसिविटी और ड्रॉ डाउन। तो हमारा जो है स्टेडी स्टेट डिस्चार्ज में डिस्चार्ज प्रोपोर्शनल किसके, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसमिसिविटी एंड ड्रॉ डाउन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। समझ गए। चलिए, ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, इस पर न्यूमेरिकल पूछता है। यहाँ से आगे बढ़ते हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है अकॉर्डिंग टू लेसिस रिजाइम थ्योरी द सिल्ट फैक्टर एफ इज ए फंक्शन ऑफ। लेसिस रिजाइम थ्योरी के अनुसार सिल्ट फैक्टर एफ जो है किसका फंक्शन होता है। ठीक है, लेसिस ये थ्योरी के अनुसार जो है हमारे पास सिल्ट फैक्टर यानी कि स्मॉल एफ से सिल्ट फैक्टर को दिखाते हैं। सिल्ट फैक्टर एफ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1.76 रूट अंडर डी। ठीक है, और ये डी हमारा जो है एमएम में कैलकुलेट होता है। तो ये डी हमारा क्या बताता है, ये डी हमारा क्या बताता है, सिल्ट पार्टिकल्स का साइज बताता है। ठीक है, ये डी हमारा क्या बताता है, सिल्ट पार्टिकल्स का साइज बताता है। यानी कि हमारा सिल्ट फैक्टर एफ जो है किस पे निर्भर करता है, सिल्ट साइज पे निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है, द एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ए ग्रेविटी डैम इज डिजाइंड सच दैट। ग्रेविटी डैम का जो एलिमेंट्री प्रोफाइल होता है, इसको कैसे डिजाइन किया जाता है, इसको ऐसे डिजाइन किया जाता है कि हमारा जो भी फोर्स लगेगा, बात समझ में आ रही है, हमारा जो भी रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो 1/3 डिस्टेंस पे हमारा लगेगा। बात समझ में आ रही है, हमारा रिजल्टेंट फोर्स जो लगेगा वो मिडिल थर्ड से लगेगा, बेस से जो है मिडिल थर्ड पे लगेगा। बात समझ में आ गई, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बेस से मिडिल थर्ड, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, इसका जो है ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। फोर्स, रिजल्टेड फोर्स पासेस थ्रू द मिडिल थर्ड ऑफ द बेस। चलिए, अगला सवाल हमारा क्या कहता है, अगला सवाल हमारा कहता है द डेप्थ एरिया ड्यूरेशन डैड कर्व इज यूज टू डिटरमाइन। देखिए डैड कर्व हमारा जो है किसमें मदद करता है, एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल निकालने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल हमारा क्या कहता है, ब्लेनी क्रीडल मेथड इज यूज टू एस्टिमेट। ब्लेनी क्रीडल मेथड से हम लोग क्या निकालते हैं, ब्लेनी क्रीडल मेथड से हम लोग इवापो ट्रांसपिरेशन निकालते हैं, वो भी कौन सा वाला, पोटेंशियल वाला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट सवाल हम लोग क्या देखेंगे इसमें, लास्ट सवाल क्या कहता है, द यूनिट हाइड्रोग्राफ इज डिफाइंड एज द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ रिजल्टिंग फ्रॉम। यूनिट हाइड्रोग्राफ को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ जो कि कैसे रिजल्ट करता है सर, ये रिजल्ट करता है ऑप्शन 2 के अनुसार 1 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एक्सेस इन स्पेसिफाइड ड्यूरेशन।
लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वाटर लॉगिंग इन इरिगेटेड लैंड्स, मतलब जो हमारा ऐसा पानी खेत जिसमें कि हम लोग पानी पटाने का काम करते हैं। इरिगेटेड लैंड मतलब वो खेत जिसमें हम लोग पानी पटाते हैं, और उस खेत में अगर पानी जम जाए तो ये किसके कारण से जमता है, तो अगर खेत से पानी निकलने का रास्ता नहीं हो तो इसलिए पानी जमता है खेत में। खेत में पानी क्यों जमता है, खेत में पानी इसलिए जमता है सर क्योंकि खेत से पानी निकलने का सही रास्ता नहीं है। तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, कि अगर हमारा खेत से निकलने का प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हमारा खेत में पानी जमेगा। बात समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, एक्सप्लेन द हाइड्रोलॉजिक साइकिल। हाइड्रोलॉजिक साइकिल बताइए, उसका सिग्निफिकेंस बताइए वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में। ठीक है, हाइड्रोलॉजिक साइकिल क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस बताने, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बात समझ में आ रही है, तो आइए देखते हैं हाइड्रोलॉजिक साइकिल क्या होता है। हाइड्रोलॉजिक साइकिल जो एक तरह का कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर जो है एटमॉस्फेयर, लैंड और ओशियन में। मतलब देखिए हमारा जो है, एक होता है हमारा जमीन धरती जिसपे हम लोग खड़ा रहते हैं, ठीक है, एक हमारा एटमॉस्फेयर है। बात समझ में आ रही है, एक हमारा क्या है, ओशियन है, जिसमें कि हमारा सिर्फ और सिर्फ पानी है। तो हमारा जो है पानी इस चक्र में घूमते रहता है, धरती से एटमॉस्फेयर में जाता है, एटमॉस्फेयर से वापस ओशियन में आता है, फिर धरती पे जाता है। इस तरीके से जो हमारा पूरा धरती और हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर उसमें जो पानी घूमते रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलॉजिक साइकिल कहते हैं। हाइड्रोलॉजिक साइकिल क्या हो गया सर, हमारे इर्द गिर्द जो है, हमारे आसपास जो है पानी जो है एक रूप से दूसरे रूप में जो घूमते रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलॉजिक साइकिल कहते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा जैसे देखो यहाँ पे बादल है, बादल से हमारा जो है बारिश होता है, फिर यहाँ पे हमारा जो बारिश होता है तो यहाँ पे पानी जमा, यहाँ पे पानी जमा, फिर जब इस पे सूर्य पड़ता है तो यहाँ से भाप बन के पानी ऊपर उठ जाता है। ठीक है, पेड़ पौधा से जो है पत्ती सबसे जो है पानी ऊपर उठने लगता है, इसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि बादल से हमारा पानी बरसता है, जमीन पे आता है, जमीन पर से पानी जो है फिर इवापोरेशन के थ्रू ऊपर चला जाता है, फिर वो बादल बनता है, फिर बारिश आता है, फिर बादल बनता है, फिर बारिश आता है। तो इस तरीके से जो पानी कभी ऊपर आसमान में जाता है, फिर नीचे आता है, फिर नीचे से ऊपर जाता है। तो ये जो चक्र बन रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलॉजिक साइकिल कहते हैं। हाँ, समझ में आ रही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलॉजिक साइकिल कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो हाइड्रोलॉजिक साइकिल में हमारा क्या क्या चीज होता है सर, सबसे पहला हमारा जो है इवापोरेशन होता है। इवापोरेशन में हमारा क्या होता है कि जो पानी रखा रहता है सूर्य की रोशनी की वजह से या गर्मी की वजह से वो पानी भाप बन के ऊपर चला जाता है, उसको हम लोग इवापोरेशन कहते हैं। गर्मी के वजह से हमारा पानी भाप बन के ऊपर चला जाता है आसमान में, उसको इवापोरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि पेड़ पौधा का जो पत्ती सब होता है ना, वो सबसे पानी जो है गर्मी की वजह से बाहर उड़ता है भाप बन के, उसको हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। पेड़ पौधा के पत्ती से जो पानी उड़ के आसमान में चला जाता है उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तीसरा हमारा कंडेंसेशन होता है, जब ये हमारा जो बादल है ये बादल ठंडा हो जाता है, फिर यहाँ से हमारा जो है ये फिर पानी के रूप में जो है बादल हमारा गिरता है, इसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे। प्रेसिपिटेशन में हमारा क्या होता है, जमीन पे जिस रूप में भी पानी आता है उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। जमीन पे पानी चाहे बारिश के रूप में आए, चाहे ओला बरसे, पत्थर पड़े, बर्फ के रूप में आए, जैसे भी जमीन पे पानी आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। बात समझ में आ रही है। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, हमारा जब बारिश होता है तो कुछ पानी जो है जमीन के अंदर जो है मिट्टी के द्वारा जमीन के अंदर चला जाता है, इसी चीज को हम लोग इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। क्या कह रहे हैं, जब बारिश होता है तो पानी जो है जमीन के अंदर चला जाता है, इस चीज को क्या कहते हैं, इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, परकोलेशन क्या होता है, जब पानी बहुत ज्यादा अंदर चला जाता है, वाटर लेवल में जाकर मिल जाता है, उसको हम लोग परकोलेशन कहते हैं। रन ऑफ क्या होता है, जब बारिश होता है तुम देखोगे रोड पे पानी चलने लगता है, जब बहुत ज्यादा बारिश होता है तो रोड पे पानी चलता है, उसको रन ऑफ कहते हैं। ग्राउंड वाटर क्या होता है, जो पानी जमीन के नीचे ग्राउंड जाके जमा हो जाता है उसको क्या कहेंगे, ग्राउंड वाटर कहेंगे। जो पानी हमारा जो है जमीन के नीचे जाके जमा हो जाएगा उसको क्या कहेंगे, ग्राउंड वाटर कह देंगे। चलिए, इसमें आपको जो है सिग्निफिकेंस बताना है कि वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में हाइड्रोलॉजिक साइकिल का क्या महत्व है। तो सिंपल सा बात है सर, ये हमको जो है वाटर अवेलेबिलिटी निकालने में मदद करता है सर, इरिगेशन प्लानिंग में मदद करता है। ठीक है, फ्लड कब आएगा नहीं आएगा उसको कैसे कंट्रोल करेंगे उसमें मदद करता है सर। ठीक है, डैम और रिजर्वायर को डिजाइन करने में मदद करता है, वाटर सेट मैनेजमेंट को असिस्ट करने में मदद करता है। तो इस तरीके से ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। बात समझ में आ गई, चलिए अगला सवाल क्या कहता है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड देयर मेजरमेंट टेक्निक्स।
अलग अलग तरह का प्रेसिपिटेशन जो है वो आपको बताना है और उसको कैसे नापेंगे वो बताना है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, जमीन पे यानी कि हमारे धरती पे पानी जिस भी रूप में आता है वो सारा क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशन कहलाता है। ठीक है, धरती पे पानी जिस भी रूप में आता है, धरती पे पानी किस रूप में आता है, पहला रेनफॉल के रूप में आता है। ठीक है, दूसरा हमारा जो है स्नो के रूप में आता है। ठीक है, तीसरा हमारा जो है ओस के रूप में आता है। बात समझ में आ रही है? तो धरती पे पानी हमारा जो है जिस भी रूप में आता है वो सारा चीज क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशन कहलाता है। बात समझ में आ गई? चलिए, धरती पे पानी जिस भी रूप में आता है वो क्या कहलाता है सर, प्रेसिपिटेशन कहलाता है। चलिए, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बारिश के रूप में आता है, तो लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स फॉलिंग फ्रॉम क्लाउड, बादल से जो पानी का बूंद गिरता है उसको हम लोग बारिश के रूप में देखते हैं। दूसरा हमारा जो है बर्फ के रूप में देखते हैं, ठंडा एरिया में जो है कश्मीर में चले जाओ वहाँ पे बर्फबारी होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्नो के रूप में पानी आता है। तीसरा हेल के रूप में आता है। ठीक है, हेल मतलब ओला जो बढ़ता है, पत्थर जो पड़ता है उसको हम लोग हेल कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद ड्रीजल के रूप में आता है, बहुत फाइन ड्रॉपलेट होता है, स्लेट के रूप में आता है। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से ये हमारा जो है पानी जमीन पे आता है। अब जो है फॉर्मेशन के आधार पे हमारा कितना तरह का होता है प्रेसिपिटेशन, तो प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन के आधार पे तीन तरह का होता है। एक होता है साइक्लोनिक, दूसरा होता है ओरोग्राफिक और तीसरा होता है कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन होता है किसके वजह से, वार्म और कोल्ड एयर मास की वजह से होता है। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन किसके वजह से होता है, वार्म और कोल्ड, गर्म और ठंडा हवा की वजह से होता है। ओरोग्राफिक जो है किसके वजह से होता है, माउंटेन की वजह से होता है, पहाड़ से टकराने की वजह से ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन होता है। कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन किसके वजह से होता है सर, हीटिंग ऑफ एयर नियर ग्राउंड सरफेस, धरती के आसपास का जो हवा है वो गर्म हो जाता है, उसकी वजह से कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन होता है। तो ये सारा चीज आपको जो है याद रखना है। इसको नापते कैसे, देखो प्रेसिपिटेशन नापने का हमारे पास दो तरह का गॉज है, एक रिकॉर्डिंग एक नॉन रिकॉर्डिंग। ठीक है, नॉन रिकॉर्डिंग मतलब ये आपका डाटा रिकॉर्ड नहीं करेगा, आपको अपने से जाके नापना पड़ेगा। नॉन रिकॉर्डिंग करने का मतलब क्या हो गया सर, ये आपका जो है डाटा रिकॉर्ड नहीं करेगा, आपको अपने से जाके नापना पड़ेगा। और रिकॉर्डिंग का मतलब क्या हो गया कि ये डाटा को जो है रिकॉर्ड करेगा, आपको अपने से जाके नापने का आवश्यकता नहीं, मशीन ऑटोमेटिक उसको रीड कर लेगा। चलिए, तो नॉन रिकॉर्डिंग में क्या होता है, मेजर्स टोटल रेनफॉल ओवर ए पीरियड, एक समय के अंतराल में ये जो है टोटल रेनफॉल मेजर कर लेता है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, सैमन्स रेनफॉल। रिकॉर्डिंग में हमारा क्या होगा सर, रिकॉर्डिंग में हमारा जो है ना कंटिन्यूस रेनफॉल रिकॉर्ड देता है ये। बात समझ में आ रही है? ऑटोमेटिक जो है बारिश होते जाएगा और वो डाटा अपने आप रीड करते जाएगा। चलिए, तो हमारा जो है रिकॉर्डिंग रेन गॉज जो है तीन तरह का होता है, कौन कौन सा होता है, एक टिपिंग बकेट होता है, एक वेइंग बकेट होता है और दूसरा फ्लोट टाइप गेज होता है। समझ गए? तो ये तीन तरह का हमारा जो है क्या होता है, रिकॉर्डिंग रेन गॉज होता है। उसके बाद एक रडार मेजरमेंट रेन गॉज होता है सर, इसमें जो है रडार सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम लोग जो है काफी बड़ा एरिया में बारिश का कैलकुलेशन कर सकें। उसके बाद सैटेलाइट मेजरमेंट होता है, जहाँ पे हम लोग जाके मेजरमेंट नहीं कर सकते कितना बारिश हुआ नहीं हुआ, तो वहाँ पे सैटेलाइट की मदद से नाप लिया जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है डिस्कस द वेरियस मेथड्स फॉर इवापोरेशन एस्टिमेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन फ्रॉम वाटर बॉडीज। इवापोरेशन को कैलकुलेट करने का हमारे पास कौन कौन सा मेथड है वो आपको बताना है। ठीक है, और कौन कौन सा फैक्टर जो है इवापोरेशन को अफेक्ट करता है वाटर बॉडीज में वो आपको बताना है। देखिए, इवापोरेशन एस्टिमेशन का कौन कौन सा मेथड है ये बताइए आप हमको। सबसे पहला जो हम लोग पान इवापोरेशन मेथड लगाते हैं। पैन इवापोरेशन मेथड में हमारा क्या होता है सर, इसमें हम लोग जो है ना इवापोरेशन पैन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि क्लास ए पैन का इस्तेमाल कर लिए, ये हमारा जो सबसे कॉमन है और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हमारे पास जो है दूसरा मेथड जो है वो हमारा वाटर बजट मेथड है, इसमें हम लोग जो है ये फॉर्मूला वाटर बजट इक्वेशन का जो है इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन क्या कहलाता है, वाटर बजट इक्वेशन कहलाता है। कौन सा, ये वाला इक्वेशन जो है हमारा वाटर बजट इक्वेशन कहलाता है। एनर्जी बजट मेथड हमारा क्या होता है सर, इसमें हमारा हीट एनर्जी अवेलेबल फॉर इवापोरेशन उस पे अनुसार पे ये कैलकुलेट किया जाता है।
ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास जो है मास ट्रांसफर मेथड होता है, जो कि हमारा विंड स्पीड और वेपर प्रेशर डिफरेंस पे कैलकुलेट किया जाता है। साथ साथ हमारा जो है कॉम्बिनेशन मेथड होता है, जिसमें कि हम लोग एनर्जी और एरोडायनेमिक अप्रोच को कंबाइन करते हैं। इसमें हमारा पेनमैन इक्वेशन हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरीके से हम लोग जो है इवापोरेशन को एस्टिमेट कर सकते हैं। इवापोरेशन मतलब क्या हो गया सर? जब हमारा गर्मी पड़ता है तो पानी भाप के रूप में उड़ के आसमान में चला जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इवापोरेशन कहते हैं। उसको नापने का कौन कौन मेथड हो गया? पैन इवापोरेशन हो गया, वाटर बजट हो गया, एनर्जी मेथड हो गया, एनर्जी बजट हो गया, मास ट्रांसफर हो गया, कॉम्बिनेशन मेथड हो गया। चलिए, इस क्वेश्चन का एक और पार्ट है। इसमें आपको क्या बताना है? फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन फ्रॉम वाटर बॉडीज। इस पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, किस किस फैक्टर पे ये निर्भर करता है। तो कौन कौन सा फैक्टर जो है इवापोरेशन पे असर करता है वाटर बॉडीज से? मतलब मान के चलो कि ये हमारा जो है नदी है, ठीक है। नदी पे जब हमारा गर्मी पड़ता है, नदी पे जब हमारा गर्मी पड़ता है, चाहे धूप उप आता है, तो यहाँ से हमारा तुम देखेगा पानी जो है भाप के रूप में उड़ने लगता है। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? इवापोरेशन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये किस किस फैक्टर पे निर्भर करता है, पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहला तो टेम्परेचर पे निर्भर करता है। जितना ज्यादा गर्मी रहेगा, पानी उतना ही तेजी से ऊपर उठता है भाप के रूप में। दूसरा हमारा विंड वेलोसिटी पे भी निर्भर करता है, हवा कितना तेज है। तीसरा हमारा जो है ह्यूमिडिटी पे निर्भर करता है भैया। बात समझ में आ रही है? तो ये सब चीज पे हमारा निर्भर करता है कि हमारा पानी जो है किस स्पीड से भाप बन के ऊपर उड़ेगा। साथ साथ हमारा किस पे निर्भर करेगा? सोलर रेडिएशन पे निर्भर करेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी निर्भर करता है कि हमारा जो है पानी किस स्पीड से ऊपर जो है आसमान के रूप में भाप बन के जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ और किस किस चीज पे ये निर्भर करता है सर? तो ये जो है वाटर के क्वालिटी पे भी निर्भर करता है। उसके बाद जो है आपका जिस बॉडी से हमारा पानी उड़ के जा रहा है, जैसे मान के चलो नदी का चौड़ाई क्या है, ठीक है, इसका गहराई क्या है, नदी का तालाब का चौड़ाई गहराई, ये सब पे भी हमारा निर्भर करता है कि हमारा जो है पानी किस स्पीड से उड़ के आसमान में जा रहा है भाप बन के। बात समझ में आ गई? तो ये सारा पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि इवापोरेशन को अफेक्ट करने वाला कौन कौन सा फैक्टर है। ये सबको आप जो है ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग। हमारा जो अगला सवाल किया वो एक न्यूमेरिकल है, ठीक ना। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है? क्लास ए पेन जो है इस्तेमाल किया गया है 120 इवापोरेशन रिकॉर्ड करने के लिए। किसी सप्ताह में हमारा जो है 120 जो है इवापोरेशन रिकॉर्ड हुआ है, और उसके लिए क्लास ए पेन का इस्तेमाल किया गया है। अगर पेन कोएफिशिएंट हमारा जो है 0.7 है, अगर पेन कोएफिशिएंट हमारा 0.7 है, तो आपको क्या एस्टिमेट करना है सर? एक्चुअल इवापोरेशन फ्रॉम ए नियर बाई लेक। वहां से एक्चुअल इवापोरेशन क्या होगा, ये आपको निकालना है। बात समझ में आ रही है? पेन कोएफिशिएंट 0.7 के लिए आपको एक्चुअल इवापोरेशन निकालना है, ठीक ना। ये एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ पैन इवापोरेशन डाटा। पैन इवापोरेशन डाटा का क्या क्या लिमिटेशन है, वो भी आपको डिस्कस करना है। बात समझ में आ गई? तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं इसको। सबसे पहले हमको कुछ समझ में नहीं आता है तो हम लोग क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। तो हमको क्या क्या चीज दिया हुआ है? हमको जो है पैन इवापोरेशन जो है दिया हुआ है। पैन इवापोरेशन कितना है? 120 दिया हुआ है, तो ये 120 पैन इवापोरेशन हो गया। दूसरा हमको क्या है? पैन कोएफिशिएंट दिया हुआ है 0.7, तो केपी हमारा जो है 0.7 हो गया। ठीक है, अब हमको जो है क्या निकालना है? हमको जो है इवापोरेशन, एक्चुअल इवापोरेशन निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा? इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा ईएल बराबर केपी इंटू ईपी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ईएल बराबर क्या हो जाएगा? केपी इंटू ईपी हो जाएगा। तो ईएल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? केपी का वैल्यू 0.7 रखेंगे, ईपी हमारा 120 हो जाएगा। ये सारा चीज जब हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ईएल हमारा कितना हो जाएगा? 84 हमारा जो है इवापोरेशन लॉस हो जाएगा। यही हमारा सही आंसर है। ठीक है, 84 पर वीक हो जाएगा। पर वीक क्यों हो जाएगा सर? क्योंकि यहाँ पे 120 का इवापोरेशन देखा गया है एक सप्ताह में। बात समझ में आ रही है? इसलिए इवापोरेशन लॉस क्या हो जाएगा? 84 पर वीक हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा सर?
एक्चुअल लेक एवापोरेशन 84 mm पर वीक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखेंगे जिसमें हमको इसका पैन इवापोरेशन डाटा का लिमिटेशन बताना है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल बहुत ही इजी था, इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि अगर आपसे क्वेश्चन बन जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन पा रहा है तो आप इस तरह का क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा बुक से। ठीक है, तो चलिए इसी बात पे अगर अभी तक आप वीडियो लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक करके जो है कमेंट में थैंक यू लिख दीजिए, तो हम समझ जाएंगे कि भैया बच्चा जो है फायदा उठा रहा है हमारे मेहनत का। नहीं तो हमको लगा बेकार में यार मेहनत कर रहे हैं, कोई फायदा ही नहीं है, बच्चा को मजा ही नहीं आ रहा है। समझ गए, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो है अभी इसका लिमिटेशंस देख लेंगे, पैन इवापोरेशन डाटा का क्या क्या लिमिटेशन है वो देख लेंगे। तो सबसे पहला क्या है सर कि पैन कंडीशंस जो है अलग अलग नेचुरल वाटर बॉडी के लिए अलग अलग होता है। बात समझ में आ रही है? पैन का कंडीशन जो है, इसमें हम लोग पानी डाल के इसको जो है धूप में छोड़ देता है। तो पैन का जो है अलग अलग वाटर बॉडी के लिए अलग अलग इसका डाटा होता है सर। दूसरा क्या है, हीट स्टोरेज इन ए पैन डिफर्स फ्रॉम लेक। ठीक है, हीट स्टोर जो होगा पैन में वो लेक से डिफर करेगा। पैन का साइज जो है अफेक्ट करेगा किस चीज को, इवापोरेशन रेट को। पैन का साइज जो है हमारा इवापोरेशन रेट को अफेक्ट करने वाला है। साथ साथ हमारा क्या होने वाला है सर, विंड जो है ये अफेक्ट करता है और ये हर जगह जो है अलग अलग रहता है। तो ये सब हमारा क्या है, पैन इवापोरेशन का खामी है सर। पांचवा हमारा क्या है सर कि इसमें जो है करेक्शन करने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसमें हम लोग बार बार जो है पैन कोएफिशिएंट से गुना करते हैं। ठीक है, उसके बाद लोकल इन्वायरमेंट जो है इस पे असर डालता है सर। और लार्ज सर्विस रिजर्वायर के लिए ये जो है इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये सब हमारा जो है कुछ ना कुछ इसमें लिमिटेशन है, खामी है किसमें, पैन इवापोरेशन डाटा में। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ से हमारा जो है वीडियो एंड होता है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट वगैरह हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप हमसे कमेंट, चैट, कॉल, व्हाट्सअप जैसे भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी बात क्या है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारा जो है कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बना रहे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए थैंक यू एवरीवन। हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो है एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कीजिए। ठीक है, आपका जो है सीजीपीए बहुत अच्छा रहे। बात समझ में आ रही है? सीजीपीए अच्छा रहेगा तभी तो एक अच्छा जॉब मिलता है ना। चलिए, तो यहाँ से हम लोग जो है वीडियो को एंड करते हैं। आप जो है बाकी का पार्ट जरूर देख लीजिएगा, बाकी का पार्ट जो है पार्ट 2, पार्ट 3 ये सब जरूर देख लीजिएगा। और सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना हुआ है, ठीक है, वो भी आप देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा या फिर टॉपिक करके होगा वीडियो, वो आप देख लीजिएगा जरूर से। ठीक है, तो एग्जाम में आए या नहीं आए कॉपी भर के आ जाना है, समझ गया ना? कॉपी खाली मत छोड़ा करो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। गुड लक फॉर योर एग्जाम।